क्या राजकुमार राव आपके सबसे पहले चॉइस थे, क्योंकि इससे पहले आप आयुष्मान खुराना के साथ काम कर चुके हैं? सोचा था, हाँ, आयुष्मान को भी हमने सुनाया था ये, अच्छा जी। सिर्फ थॉट सुनाया था, लेकिन क्योंकि आयुष्मान बिजी थे कहीं और हमको ये फिल्म के उस सही टाइम पर करनी थी, और राजकुमार ज़्यादा फिट लगे मुझे इस कैरेक्टर के लिए। एक और टॉपिक ऑफ डिस्कशन इस फिल्म का ये भी रहा है कि सेकंड हाफ में एट वन पॉइंट देयर वाज अ स्त्री दैट यू शोड, एंड जैसी वो आई फिल्म के बाद काफ़ी कुछ हो गया। तो मुझे ये लगा कि एक हमारे में एक हॉरर सीक्वेंस है, तो उसमें एक ऐसा किरदार जो जो स्त्री से मिलता जुलता है, लेकिन स्त्री नहीं है। हमने कभी स्त्री का उसको नाम नहीं दिया। हमने एक अगर आप भूतनी किसी को बनाते हो या चुड़ैल किसी को बनाते हो, उसका मतलब वो स्त्री नहीं हो जाता है, और हमें जरूरत भी नहीं थी उसकी। लेकिन ये था कि हाँ, उस पर हमें मजा लेंगे, पब्लिक मजा ले भी रही है, तो स्त्री कभी कोई ना उनको हर्ट करने का कुछ ऐसा था, ना कोई ये कि हम उनका स्पूफ कर रहे हैं। वर यू ओके राइटिंग एन अपॉलॉजी कि ठीक है भाई, अब जो हुआ है वो हुआ है? कुछ इस तरह मैंने अपनी जिंदगी को आसान किया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ किया। अक्षय कुमार has announced he wants to work with you. अक्षय सर बहुत ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट, मतलब टाइमिंग उनकी इतनी परफेक्ट है हर चीज़ में इतने। तो मैं मिला भी उनके साथ और उन्होंने कहा कि कुछ करते हैं साथ में, तो अभी उस पर चल रहा है कुछ। अब जैसे ही मुझे लगेगा कि ये स्क्रिप्ट उनके लिए मैं लेके जाऊँ, तो डेफिनेटली विल वर्क टुगेदर। हाय, दिस इज राज शांडिल्या और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर। इनकी लाइफ का सबसे बड़ा स्टार कॉमेडी रहा है। ये एक राइटर सबसे ज़्यादा पहले जाने जाते हैं, एंड नाउ वी हैव नोन हिम फॉर वेरियस फिल्म्स लाइक ड्रीम गर्ल 2 एंड क्वाइट रिसेंटली विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। प्लीज वेलकम डायरेक्टर राज शांडिल्या। कैसे हैं आप राज जी? बहुत बढ़िया, सो गुड टू सी यू। सेम हियर। मुझे ये सबसे पहला सवाल आपसे पूछना है कि आपके हिसाब से हमारे देश में करंटली कॉमेडी फिल्म या फिर जॉनर का क्या महत्व है? करंटली नहीं, ये तो शुरू से महत्व है। कॉमेडी तो कौन नहीं हंसना चाहता जी। आज के टाइम में। कॉमेडी आज अब ये सब हालात हो गए हैं, देश दुनिया के हर जगह देख रहे हैं, वॉर चल रही है, कहीं लड़ाई चल रही है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। तो ऐसे में कॉमेडी का जो स्कोप है और बढ़ जाता है। सही बात है। आप देखें ना, जब बच्चा जो पैदा होता है वो रोता हुआ पैदा होता है। वो भगवान भी हंसते हुए पैदा नहीं करते उनको, तो उन्हें भी पता है हंसाना बड़ा मुश्किल काम है। तो कम से कम रोता भेजो। ये दुनिया में अगर कोई है हंसाने वाले तो बहुत कम लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत रुलाने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है, लेकिन हंसाने वाले चंद लोग हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्कोप तो इतना ज़्यादा है कि आप कभी भी जितना हंसा सकें लोगों को उतना हंसाया जाए। पर क्या आप ये मानते हैं कि एक ज़माना था जहाँ पर कॉमेडी काफ़ी फ्री फ्लोइंग होती थी? आज बहुत सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं, सोशल मीडिया इतना वोकल होने लग गया है कि जब आप कोई भी कॉमेडी रिलेटेड फिल्म हो या फिर स्केच बनाते हैं तो कुछ लोग ऑफेंड बड़े जल्दी हो जाते हैं। सो एज अ राइटर क्या आप ये चीज़ भी ध्यान में रखते हैं? इसलिए आप देखिए ना, कोई भी विधा जो कॉमेडी के अलावा है उसमें सेंस का यूज़ नहीं होता, इसलिए सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं हम लोग। अगर आपको सेंस है कि ये बात मजाक में कही गई है, तो आप उस सेंस में उसको लीजिए। तो मजाक को मजाक में लेने वाले लोग बड़े कम हैं। मजाक को बड़े वो ले लेते हैं कि अरे ये तो सेंटिमेंट हर्ट हो गया हमारा तो ये हो गया वो हो गया। आप जब एक एक्शन फिल्म बनाते हैं तो आप एक्शन को एक्शन की तरह लेते हैं, रोमांस को रोमांस की तरह लेते हैं। तो कॉमेडी को कॉमेडी की तरह लेना सीखें आप। उसमें ये नहीं है किसी भी हम किसी धर्म या किसी जाति मजहब या किसी कोई पर्सनल ऐसा कुछ करने वाले हैं। हमें पता है इस कॉमेडी फिल्म, इस कॉमिक एलिमेंट, सिचुएशन है। हम डिस्क्लेमर भी डालते हैं कि इस फिल्म के सभी पात्र घटनाएं काल्पनिक हैं। तो वो कल्पना तो कीजिए कम से कम। हम आपको हंसाने आए हैं तो हमारा दायित्व ये बनता है कि हम किसी को हर्ट ना करें, लिखते टाइम भी और कॉमेडी करते टाइम भी। लेकिन कई लोग अब हैं जो बेचारे पैदा इसलिए हुए हैं कि हमें मत हंसाओ, हमें क्यों हंसा रहे हो, हम दुख दर्द तकलीफ देखने आए हैं यहाँ पर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉमेडी को कॉमेडी की तरह लेना चाहिए। चलिए आपकी रीसेंट फिल्म के बारे में बात करते हैं। क्या थॉट था इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे? ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? देखिए क्या है, मैं आपको बताऊँ कि ये 1996 में या 95 की बात हुई है। पामेला एंडरसन और उनके हस्बैंड का एक वीडियो लीक हुआ था उस वक्त। तो ये बात आई गई होगी। मेरे जो को राइटर हैं यूसुफ, वो एक थॉट पे काम कर रहे थे, इसी थॉट पे काम कर रहे थे। मेरे पास आया कि हम इस पे कुछ कर सकते हैं, इस पे कुछ बना सकते हैं। तो मैंने बोला कि तकरीबन थॉट तो अच्छा है, लेकिन 2 घंटे की फिल्म के लिए हमें पूरी कहानी की ज़रूरत है। सही बात। तो कहानी 2017-18 में लिखी गई और
उससे पहले उसके हमने कई सारे ड्राफ्ट बनाए थे और ये हम ड्रीम गर्ल की बात करने वाले थे। अच्छा। ड्रीम गर्ल 2 के पहले करने वाले थे, लेकिन क्यों पैंडेमिक आ गया बीच में और फिर वो कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो गई, सब डेट्स यहाँ वहाँ सब चल पूरा दुनिया उलट पुलट हो गई सारी। तो उसको थॉट को लेकर हमने ये चीज़ें गढ़ी कि एक छोटे शहर में जहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ मिडिल क्लास, जहाँ पर लोग अपनी फोटो भी एक दूसरे को दिखाना पसंद नहीं करते हैं और 90s की बात जो है। जी जी जी। तो ऐसे में अगर किसी की एक फर्स्ट नाइट की सीढ़ी खो जाए, चोरी हो जाए तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। तो तब से वहाँ से थॉट आया और वहाँ से फिर हमने इसको डेवलप करके एक फिल्म बनाई। क्या राजकुमार राव आपके सबसे पहले चॉइस थे, क्योंकि इससे पहले आप आयुष्मान खुराना के साथ काम कर चुके हैं एंड हिट पे हिट हुई हैं फिल्में। सोचा था, हाँ, आयुष्मान को भी हमने सुनाया था ये। अच्छा जी। सिर्फ थॉट सुनाया था, लेकिन क्योंकि आयुष्मान बिजी थे कहीं और हमको ये फिल्म के उस सही टाइम पर करनी थी और राजकुमार ज़्यादा फिट लगे मुझे इस कैरेक्टर के लिए एक्चुअली। तो इसलिए फिर मैं राजकुमार के साथ की और बैक टू बैक 3 फिल्में आयुष्मान के साथ हो जाती हैं, तो मैंने सोचा कि एक राजकुमार के साथ भी करते हैं। और राजकुमार का मैं शुरू से फ़ैन रहा हूँ और आयुष्मान और राजकुमार दोनों इतने टैलेंटेड एक्टर हैं कि उनको जो देते हैं आप उससे कुछ ज़्यादा ही आपको देते हैं लाके। तो राजकुमार के साथ करके मुझे इतना मज़ा आया इस फिल्म को कि मतलब आपने देखा ऑडियंस से कितना प्यार मिल रहा है इस पिक्चर के लिए। बिल्कुल। एंड आई थिंक राजकुमार राव की एक खास बात हमेशा ऐसे लगती है कि वो कॉमेडी सीरियस फिल्म सब में ऐसे घुल जाते हैं कि वो एज राजकुमार राव नजर नहीं आते हैं, वो किरदार में घुस जाते हैं। जैसे लिटरली लग रहा था कि वो दोनों हाथों से मेहंदी लगा सकते हैं। लगा दी। और ये उनको जब मैंने किरदार सुनाया तो उनको बड़ा पसंद आया और उनको लगा कि यार ये इस किस्म की कॉमेडी पहले नहीं की उन्होंने। जो छोटे शहर का बनते हैं हमेशा छोटे शहर का, लेकिन उस किस्म की चोरी हो जाना और ऊपर से फिर पारिवारिक फिल्म जी। मैंने ड्रीम गर्ल के टाइम पर भी कई लोगों ने कहा था कि अरे लड़का लड़की बनकर टेलीफोन पे बात कर रहा है तो क्या कुछ गंदी बातें तो नहीं कर रहा। तो मैंने कहा नहीं, ये पारिवारिक फिल्म है, उसके बीच बड़ा डिफरेंस होता है, एक छोटी थिन लाइन होती है। तो उस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा है इस फिल्म में कि आप जाके अपने परिवार के साथ पूरी फिल्म देख सकते हैं। ये क्लीन कॉमेडी लिखना कितना चैलेंजिंग होता है? कॉमेडी क्लीन ही होती है एक्चुअली, ये तो बाद में अलग अलग उनकी वो आ गई हैं। एक आप जब अपनी बातें अपने शब्दों में नहीं कह पाते हैं तो लोग गाली देना पसंद करते हैं जब आप समझा नहीं पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्लीन कॉमेडी का जो स्तर है वो डिपेंड करता है आप किस स्तर की कॉमेडी लिख रहे हैं। उसमें व्यंग्य भी हो सकता है, उसमें ब्लैक कॉमेडी भी हो सकती है, उसमें स्लैपस्टिक कॉमेडी भी हो सकती है। तो मेरा मानना ये है कि आप अपने शब्दों का चयन जो करें वो उस तरीके से करें कि आपको नॉटी तो लगे लेकिन डबल मीनिंग ऐसा लगे कि जो परिवार के साथ हाँ ये क्या बोल दिया, वो नहीं होना चाहिए। तो डिफिकल्ट होता है लेकिन उसी के लिए तो यहाँ आए हैं कि क्लीन कॉमेडी कर सकें। एक और किरदार जिनको देखकर काफ़ी सरप्राइज लगा वो मल्लिका शेरावत। काफ़ी टाइम के बाद हमने उनको देखा। क्या थॉट था ऑफ अप्रोचिंग हर फॉर दिस रोल? सी इस रोल में क्या था कि 90s में एक ऐसी लड़की, एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए था जो उस टाइम के हिसाब से थोड़ा मॉडर्न हो, जो वक्त से थोड़ी आगे हो, जो हीरोइन के बनने के सपने हो, थोड़ी सी ब्रेव लड़की जिसको कहते हैं। तो वो उसका किरदार मुझे ऐसा लगता था कि वो पर्सनैलिटी जो है मल्लिका की वो उसमें सूट करती हैं, जो थोड़ी सी एक छोटे शहर की तेज लड़की जो है। तो उसमें मेरी आधी प्रॉब्लम इसलिए सॉल्व हो जाती है क्योंकि उनका अपना किरदार उस किस्म का है जो हमने अभी तक इमेज देखी है। करेक्ट। तो मेरे लिए वो कैरेक्टर जब मैंने लिखा तो मैंने उनको फ़ोन किया कि आपने लिखा गया, तो शी वाज सरप्राइज कह रहे यार मेरे लिए अच्छा ये लिखा हुआ है। अच्छा, मुझे लगा कोई या तो आइटम नंबर होगा या कुछ उसके लिए बुला रहे हैं। मतलब उनको सोचकर आपने ये लिखा? या मैं उनको सोच के मैं लिखा था कि मल्लिका को ही लेना है उसमें। तो वो जब मैंने उनको किरदार सुनाया एंड शी वाज सो हैप्पी कि यार जस्ट लेट मी डू इट। Have you been a fan of Mallika Sherawat? Of course. I watched that film Murder in Delhi at Golcha. तो मुझे लगा यार ये लड़की उस जमाने में भी बड़ी ब्रेव बोल्ड सब्जेक्ट उन्होंने वो किया था जी। तो मुझे लगा कि नहीं, इनको तो इस फिल्म में लेना चाहिए। एक और टॉपिक ऑफ डिस्कशन इस फिल्म का ये भी रहा है कि सेकेंड हाफ में एट वन पॉइंट देयर वाज अ स्त्री दैट यू शोड एंड जैसी वो आई फिल्म के बाद काफ़ी कुछ हो गया। कैन यू टेल अस व्हाट ऑल हैपेंड आफ्टर द फिल्म? ठीक है, मुझे पता था कि राजकुमार स्त्री कर रहे हैं और एक आपका क्या थॉट था? वाज दिस लाइक अ ट्रिब्यूट दैट यू वांटेड टू गिव? नॉट ट्रिब्यूट, आई मीन आई एम अ राइटर तो आई कैन इनकेस एनी सिचुएशन एंड एनीवेयर इन द फिल्म। तो मुझे लगा कि एक हमारे में एक हॉरर सीक्वेंस है
तो उसमें एक ऐसा किरदार जो स्त्री से मिलता जुलता है लेकिन स्त्री नहीं है। हमने कभी स्त्री का उसको नाम नहीं दिया। हमने एक अगर आप भूतनी किसी को बनाते हो या चुड़ैल किसी को बनाते हो उसका मतलब वो स्त्री नहीं हो जाता है, और हमें जरूरत भी नहीं थी उसकी, लेकिन ये था कि हाँ उस पर हमें मजा लेंगे, पब्लिक मजा ले भी रही है, यू नो। तो स्त्री कभी कोई ना उनको हर्ट करने का कुछ ऐसा था, ना कोई ये कि हम उनका स्पूफ कर रहे हैं। हमारी सिचुएशन में आता है कि आप एक ऐसी जगह पर एक सीडी की प्लान जो डील है करने जाइए जहाँ कोई आता जाता ना हो, तो वो दोनों सुनील और शेट्टी वहां जाके वो कहते हैं यहाँ पे आता जाता नहीं है। हाँ। और वहां अनफॉर्चुनेटली एक उस तरीके की मंजू मेंडिस हमने नाम दिखाया भी है इसमें, आप देखें तो उसको लेके हमने रखा। तो उनको ऐसा लगा कि शायद हम स्त्री का कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो उनको लगा। तो हमारे दोस्त ही है दिनेश विजन और अमर, यू नो, तो अमर को तो मैं काफ़ी टाइम से पहले जानता हूँ। तो उनको लगा कि नहीं यार ये यूज़ मत करो, यू नो। तो उन्होंने भूषण जी को बोला कि यार ये अगर यूज़ ना करें हम लोग स्त्री की, वो स्त्री परसों आना, कल क्यों नहीं, कल भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा कि अगर ऐसा लगता है आपको कि नहीं, तो हमने उसको चॉप कर दिया। बट लाइक यू मेंशन्ड कि नाम आपने अलग दिया था, बट द फैक्ट दैट उन्होंने वो शब्द यूज़ किया ओ स्त्री, क्या आपको लगता है कि उसकी वजह से शायद उन्हें क्लियर कट पता चला कि दैट दिस वाज जस्ट यूज्ड एज सी, एक औरत को आप स्त्री कह सकते हैं, उसमें कोई कॉपीराइट का मामला नहीं है, लेकिन हम पर्सनली उनसे जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने उनको कहा कि नहीं ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, एक ही हम स्ट्रीम के लोग हैं, तो उसमें ये नहीं लगना चाहिए आपको कि मैं आपके किसी भी कैरेक्टर को या आपकी किसी लाइन को यूज कर रहा हूँ। आपको ऐसा लगता है तो हम उसको हटा देते हैं। That's तो the- डायरेक्टर और एक्टर यानी कि राजकुमार के साथ जब आपकी इस सीन पर बात हुई थी, वाज देयर अ डिस्कशन? You were so happy. You were so happy. या कुछ ऐसा नहीं था कभी भी, लेकिन अब एक बात को आप कहाँ तक ले जाते हैं, Yeah. क्या करते हैं, उसकी बात है। कई चीज़ें हो जाती हैं, कभी कभी सिमिलर थॉट हो जाते हैं, लेकिन हमने कभी ये सोच के नहीं किया कि हमें स्त्री को इनकैश करना है। वर यू ओके राइटिंग एन अपॉलजी कि ठीक है भाई अब जो हुआ है वो हुआ है? कुछ इस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी को आसान किया, किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ किया, बस। इसमें कोई वो तो है नहीं कि मैंने इतनी फिल्में लिखी हैं, मैंने इतने शोज़ लिखे हैं, मेरा ओरिजिनल कंटेंट लोग लेके जाते हैं, कॉपी करते हैं उसका, मैंने कभी इस बात का बुरा नहीं माना, यू नो। उनको लगा कि नहीं भाई ये होना चाहिए, बोले ठीक है। बट ये काफ़ी रेयर चीज़ हुई है इन द फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म रिलीज होने के बाद अब एक पोर्शन निकाल दिया गया है 15 अक्टूबर से। इट वाज आस्क्ड टू बी रिमूव्ड, राइट? जो स्त्री है इमेज उसको निकाल दिया, That's it. बाकी पूरा सीन है। पब्लिक कुछ कह रही है इसके बारे में? उन्हें तो पता ही आपको नहीं है, जिन्होंने देख लिया उन्हें। नहीं, जो दूसरी बार देख रही है शायद। दूसरी बार देखने वालों को मुझे फोन नहीं आया, उनको उन्हें लगा अच्छा लगा, क्योंकि ह्यूमर हमने कहीं कट नहीं किया। हाँ। सिर्फ वो इमेज हमने कट कर दी, जो लाल साड़ी में उनको लगा था कि है वो सब। राज जी, आपकी इससे पहले की जो फिल्में हैं वो एक 100 करोड़ क्लब में आ गई। दिस फिल्म हैज नॉट रीच्ड दैट मार्क। कुछ 40 करोड़ वाइल वी स्पीक इट हैज रीच्ड। क्या आपको लगता है कि देयर कुड बी वेरियस रीजंस, एंड उन सब में क्या आपको लगता है ये जिगरा के साथ क्लैश होना भी हो सकता है? सी, हर फिल्म का अपनी एक डेस्टिनी होती है। हर फिल्म का एक हमने जब ड्रीम गर्ल की थी तो हमारे साथ कोई फिल्म, सोलो फिल्म थी हमारी। अगर जिगरा के साथ हम क्लैश नहीं करते तो हम 10 से 12 की ओपनिंग लेते जी। तो, या जिगरा ने जो आज किया है शायद वो हमारा वो वैल्यू एडिशन होता। तो वो ऐसा नहीं है कि हमारी कोई फिल्म को हम 100 करोड़ लेके बैठे थे, अब इसकी 600 करोड़ किसी ने सोचा था। सही बात है। बात वो नहीं है, बात एक लहर होती है, एक पिक्चर की लहर होती है, और एक और जो फिल्म लोगों को पसंद आती है तो मैं इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से मापदंड नहीं करता हूँ। अगर 200 करोड़ की तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है या 600 करोड़ की तो बहुत ही पसंद आई, ऐसा नहीं होता है। संख्या ज़्यादा लोगों की होती है देखने की। आप अगर ताजमहल बना के रख दें, अगर 4 दिन कोई देखने ना आए, इसका मतलब ये नहीं कि ताजमहल में कमी है कोई। ये होता है कि एक सीज़न होता है। आप एक हॉलीडे पे आते हैं, वो एक अलग बात होती है। गरबा में आते हैं, एक अलग बात होती है। आप होली पे आते हैं, एक अलग बात होती है। और ये आज की ऑडियंस जो है उन्हें पता है कहीं ना कहीं फिल्म हम देखने जरूर जाएंगे। कहीं ओपनिंग कम लगती है, कभी ज़्यादा लगती है। तो इसका मापदंड कोई बॉक्स ऑफिस से नहीं होना चाहिए, मेरा साहब ये कहता है। Okay. आपको हंसी आई, आप अच्छा लगा आपको, आज जिगरा अच्छी फिल्म बनाई उन्होंने, ऐसा नहीं है, वो अपने इमोशन है उनके अलग। तो मैं नहीं मानता हूँ कि अगर यार ये जिगरा ऐसी है या वैसी है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कम आने से फिल्म खराब या अच्छी नहीं हो जाती। हिट फ्लॉप अलग होता है और अच्छी बुरी फिल्में अलग होती हैं। एज ए डायरेक्टर, क्योंकि आपने कहा कि मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं देखना चाहता हूँ, तो आप कैसे मापते हैं अ फिल्म्स हिट? किस तरीके से आपके लिए वो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ यार अच्छा काम हो गया है? मैंने जो बात लिखी उस पर लोग हंस पड़े, मेरे लिए वो जीत हो जाती है।
अब मैंने कुछ लिखा, हंस रहे नहीं और 500 करोड़ हो गया तो मेरे लिए कोई रखता नहीं है मायने, क्योंकि क्योंकि ऑडियंस कितनी तादाद में देख रही है फिल्म उसका मजा नहीं है, ऑडियंस कितना एंजॉय कर रही है उसका मजा है। मैं अब कई लोग होते हैं जो बहुत अर्बन होते हैं, जो हंसते ही नहीं है, मतलब उन्होंने लोग रखे हुए हंसने के लिए कि भाई हम तो नहीं हंसेंगे, आप हंसो हमारी जगह, तो क्या होता है ना, आप, इसलिए मैं कहता हूँ सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, अपना अपना सेंस होता है। हो सकता है जिस जोक पे आपको हंसी आई इनको हंसी ना आए या मुझे हंसी ना आए, लेकिन ओवरऑल एक पिक्चर में 2 घंटे की फिल्म में आपको कम से कम 1 घंटा तो हंसी आ रही है, 1.5 घंटा हंसी आ रही है ना, तो वो मेरी जीत होती है। क्या आपको लगता है कि यू कुड गो बैक एंड मे बी मेक एनी चेंजेस जिससे शायद फिल्म को और प्रमोशंस मिल सकता? डू यू थिंक दैट कुड आल्सो बी द रीजन? सी मार्केटिंग, अगर कंटेंट इज किंग तो मार्केटिंग इज क्वीन, तो आपको मार्केटिंग उस तरीके से करनी चाहिए हर फिल्म की। एक ये नहीं कि फिल्म बन गई तो 4 दिन मार्केटिंग कर ली, 5 दिन मार्केटिंग कर ली, मार्केटिंग की भी है, लेकिन और मार्केटिंग अगर होती पिक्चर तो और मुझे ऐसा लगता है कि और लोगों तक पहुंचती फिल्म। बट इसमें कोई मुझे कभी कोई ऐसा नहीं है कि नहीं ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, वो कुछ नहीं हुआ। मैंने फिल्म बनाई, मैंने लोगों तक पहुंचाई, ऑडियंस आके मुझे बड़ा प्यार दिया, उन्होंने बड़ा खुश होकर निकले, हंस रहे हैं, और उससे बड़ी कोई चीज़ है नहीं। तो अब मैं अभी अगली फिल्म पे फोकस कर रहा हूँ। अमेजिंग। राजीव, अगर आपके थोड़े हम बैक स्टोरी में जाए, इट हैज़ बीन सच अ वंडरफुल जर्नी, क्योंकि आपने अपनी शुरुआत की थी बाय राइटिंग स्क्रिप्ट्स फॉर वेरियस कॉमेडियंस। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आजकल जितने भी जाने माने कॉमेडियंस हैं जो नेटफ्लिक्स पर नज़र आते हैं, हमारे टीवी स्क्रीन पर नज़र आते हैं, उनके पीछे आपका हाथ रहा है। तो ये कैसी शुरुआत हुई थी जर्नी की? See, I came to Mumbai in 2007. ओके। और एक शो, तब उससे पहले मैंने देखता था मैं, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। बहुत बड़ा सुपर शो था। जी जी। तो मुझे लगा, मैं आई यूज्ड टू राइट किस्से कहानी एंड भजन और ये सब चीज़ें जो होती थी अपने कॉलेज डेज में, स्कूल डेज में। तो मुझे लगा कि ये इतना अच्छा शो है, लोगों को हंसा रहा है ये शो, ये ऐसा कुछ मैं लिख सकता हूँ। और मैं बॉम्बे किसी को छोड़ने आया था कि चलो मैं आपको छोड़ने जाता हूँ, आप लोगों को चांस नहीं मिलता है और आप वापस आ गए हो, तो मैं उन्हें छोड़ने आया। मैं कहा मैं 2-4 लोगों से मिल भी लूँगा यहाँ पर जिनके लिए मैं लिख सकता हूँ। तो फिर मुलाकातें 2-4 लोगों से हुई और मैंने कहा मैं आपके लिए लिखना चाहता हूँ। मैंने उन्हें कुछ लिख के भेजा, पसंद आया उन्हें, टेलीकास्ट हुआ, अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा कि मेरी लिखी हुई बातें लोगों तक पहुँच रही हैं। और फिर मैंने एक लाफ्टर चैलेंज मैंने अनऑफिशियली सीखने के लिए मैंने ज्वाइन किया। मैं जाता था, सेट पे जाता था, मैं लोगों से मिलता था, वो सब चीज़ें होती थी। उसके बाद कॉमेडी सर्कस आया और कॉमेडी सर्कस मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने लगभग 7 साल वो शो लिखा और VIP, स्वप्निल, शकील, कपिल भाई, कृष्णा सुदेश, सबसे ज़्यादा तो भारती, बहुत सारे लोगों के लिए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के शायद कोई ऐसा स्टैंड अप कॉमेडियन जिसके लिए मैंने नहीं लिखा मैंने, सिवाय उमर शरीफ साहब को छोड़ के। उसके अलावा मैंने सभी लोगों के लिए लिखा है। और वो जो दौर था, वो जो कॉमेडी सर्कल से शुरू हुआ था, वो फिर कॉमेडी नाइट से होता हुआ फिर फिल्मों की तरफ आ गए हम लोग। पर ये किसी और कॉमेडियन के लिए स्क्रिप्ट्स लिखना ये कैसा होता है? मतलब क्योंकि आप अपने ऑब्जर्वेशंस लिखते होंगे एंड पंचेस भी आप अपने सोच कर लिखते होंगे। देखिए ऐसा होता है कि जब लाफ्टर चैलेंज आया था शो, तो स्टैंड अप कॉमेडी होती है, स्टैंड अप अलोन एक्ट, जहाँ एक माइक के साथ एक स्टैंड अप होता है, जहाँ पर आप जो है आप कोई भी स्टैंड अप कर सकते हैं, किसी भी उसका, जहाँ पर मिमिक्री भी हो सकती है, जहाँ पर एक सिचुएशन हो सकती है। लेकिन उसके बाद शुरू हुए एक्ट्स, जिन्हें हम ड्रामा कहते हैं या जिन्हें हम लोग स्क्रिप्ट्स कहते हैं, स्केचेस होते हैं, जो गैग्स होते हैं, तो उसमें भी गिव एंड टेक वाला पूरा मामला होता है। तो एक स्टैंड अप कॉमेडियन की बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो किस हिसाब से बात करता है, वो किस हिसाब से बोलता है। तो मेरा शायद ये ऑब्जर्वेशन बाकी लोगों से ज़्यादा था। तो मैंने कैरेक्टर्स बनाए। गुत्थी मेरा बनाया हुआ कैरेक्टर है, गुत्थी नाम जो आप सुनते हैं वो है। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो हमने किए हैं, चुटकुलेश्वर, ये वो फलाना ढंग का, बहुत सारे। तो अब वो अब मुझे मिमिक्री आती थी, मैं ऑब्जर्व कर लेता था लोगों को, तो लिखने का स्टाइल भी वैसा ही होता था जो मैं कैरेक्टर कह रहा हूँ। तो इस वजह से ज़्यादा लोगों के लिए मैं लिख पाया, चाहे वो कृष्णा हो, चाहे वो सुदेश हो, चाहे वो कपिल हो, चाहे शकील हो, चाहे वो रऊफ़ लाला हो, चाहे वो ख्याली हों, चाहे वो राजू भाई हों, चाहे वो सुनील पाल हों, चाहे जितने भी हमारे कॉमेडी रहमान हों। तो बहुत सारे लोगों के लिए लिखना इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज का मुझे पता था। आपने खुद ट्राई किया था करने का कि मैं भी कर लेता हूँ कुछ? मैंने 1-2 एक्ट किए थे, उसमें मैंने स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी मुझे। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने इसलिए बंद कर दिया कि मुझे ही ना मिलने लगे सिर्फ
इसलिए क्योंकि फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, अगर मैं लिखना बंद कर दूंगा तो बहुत सारे लोगों का काम खराब हो जाएगा। तो उस दौर में ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और ऐसा ना मुझे अप्रोच बहुत किया लोगों ने, लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी तो मैं लिखने में इतने व्यस्त हूँ कि उतना टाइम तो मिल नहीं पाएगा, यू नो। चलिए बताएं अब आगे क्या हो रहा है, व्हाट्स नेक्स्ट? आगे फिर एक अच्छी कॉमेडी लेकर आएंगे। हेरा फेरी 3 आ रही है, कुछ आप कुछ उस पे है? हेरा फेरी एक ऐसी फिल्म है जिसपे इतनी हेरा फेरी हो रही है कि समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कब आई, कब आने वाली है। So how is your name got associated to this? सी नीरज वोरा साहब ने मुझे फ़ोन किया था जब वो डायरेक्ट कर रहे थे वो फिल्म। Okay. और मैं उसके डायलॉग लिख रहा था उस वक्त। अब हुआ ये कि अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रहे हमारे बीच, तो सब चीज़ें यहाँ वहाँ हो गई। मैं ड्रीम गर्ल कर रहा था उस वक्त। तो फिर ये हुआ क्योंकि मैंने डायरेक्शन की डोर संभाल ली थी ड्रीम गर्ल के दौरान। तो फिर ये हुआ कि डायरेक्शन भी के लिए मुझे अप्रोच किया फिरोज़ भाई ने। तो मुझे फिर ये लगा कि मैं इतने साल इंतज़ार कर रहे हैं लोग, और मैं अगर आता हूँ तो और वो भी हेरा फेरी जैसी फिल्म लेके, फ्रेंचाइज लेके, तो कहीं कुछ 19 नहीं होना चाहिए, वरना लोग गाली बहुत देंगे। तो मैंने बोला कि सर जब तक स्क्रिप्ट अप टू द मार्क नहीं होगी, हाँ. जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा तब तक मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा। तो फिर ये हुआ कि स्क्रिप्ट बनी, ड्राफ्ट बने, वो अभी बन रहे हैं। अभी तक मेरे पास वो ड्राफ्ट नहीं आया जिस पे मैं सेटिस्फाई हो सकूं। बाकी उनके ड्राफ्ट बन रहे हैं, मुझे नहीं पता कितने बनाए उन्होंने, कितने नहीं बनाए अभी। अच्छा. लेकिन मेरे पास वो मुझे कहेंगे बनाने को कि आप कुछ लेके जाइए, तो मैं अपनी कहानी लेकर जरूर जाऊंगा। अच्छा, तो मतलब पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या पता। दुनिया में कुछ भी संभव है। आप स्माइल कर रहे हैं सर, हमें लग रहा है कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है। देखिए, बाद में मालूम पड़ेगा। देखिए आप भी यही हैं, आप भी हंगामा होगा बॉलीवुड में, तो बॉलीवुड हंगामा पे होगा। आप एक्टर निकल ही गए। सीधे ऐसा क्या है ना, फिल्में बहुत सारी हैं, और मुझे नहीं लगता कि जब तक आपके पास एक परफेक्ट स्क्रिप्ट ना हो एक ऐसी फ्रेंचाइज की जिसका लोग वेट कर रहे हैं जी, तो उसे हाथ लगाना उचित नहीं समझता मैं। बेवजह क्यों, कभी कुछ ऐसा होगा, डेफिनेटली हम लोग अनाउंस करेंगे उसमें। अनाउंसमेंट से याद है, अक्षय कुमार हैज अनाउंस्ड ही वांट्स टू वर्क विद यू। अक्षय सर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अक्षय सर से मिला भी बीच में जाके, और कुछ फिल्म को लेके बात भी चल रही थी। ओके। फिर ये हुआ कि वो व्यस्त था। कॉमेडी मैं उनके साथ सीरियस फिल्म क्यों बनाऊंगा, उनके साथ मुझसे बनेगी भी नहीं। अब ये है कि क्योंकि अक्षय सर बहुत ब्रिलियंट मतलब टाइमिंग उनकी इतनी परफेक्ट है हर चीज़ में इतने, तो मैं मिला भी उनके साथ और उन्होंने कहा कि कुछ करते हैं साथ में। तो अभी उस पर चल रहा है कुछ। अब जैसे ही मुझे लगेगा कि ये स्क्रिप्ट उनके लिए मैं लेके जाऊँ तो डेफिनेटली विल वर्क टुगेदर। एक कमाल की चीज़ ये होती है कि आप जो टॉपिक्स चूज करते हैं वो नॉर्मल तो हो ही नहीं सकते। लड़के को लड़की बनाकर फोन पे बात हो रही है, किसी का हनीमून का वीडियो वायरल हो रहा है। तो नाउ आई एम जस्ट वंडरिंग कि अक्षय कुमार के साथ अब उस लेवल पर क्या होने वाला है कुछ अलग है, बताऊंगा मैं आपको जल्दी। बताइए सर, मतलब अभी बता अब मैं तो पहले इसको कंफर्म कर लूं। एक्चुअली पता है मेरे साथ ही प्रॉब्लम क्या है, मैं मल्टीपल स्क्रिप्ट पे काम करता हूं। अभी मुझे ये पता नहीं होता कि कौन सी स्क्रिप्ट कहाँ पर हो जाएगी, और वो जब तक किरदार मुझे लगता नहीं कि जिससे मैं सेटिस्फाई हूँ, वो तब तक मैं स्क्रिप्ट को लेकर कहीं जाता भी नहीं हूँ। क्या ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आप कंफर्म बता सकते हैं हमें, दैट्स कमिंग अप? कंफर्म तो ये प्रोड्यूस कर रहा हूँ कुछ चीज़ें। ओके। मैं और भूषण जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और मैं और एकता कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसमें बहुत अलग फिल्में, वुमेन सेंट्रिक फिल्में हैं। ओके। क्योंकि मैं समझता हूँ कि वुमेन सेंट्रिक फिल्में और बननी चाहिए, हमारे यहाँ पर नहीं बनती हैं उतनी, स्पेशली कॉमेडी। सीरियस तो बहुत सारी थ्रिल देखा है हमने, और लड़कियाँ भी कॉमेडी कर सकती हैं, एक्ट्रेस कॉमेडी कर सकती हैं। ये लोगों तक पहुँचाना है। लोगों को लगता है कि नहीं वो सिर्फ एक प्रॉप बन के पिक्चर में होना चाहिए, वो नहीं है। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है। मुझे लगता है कि नहीं, कॉमेडी जो है वो लड़की भी उतनी अच्छा कर सकती है जितना लड़का। तो उस किस्म की कुछ फिल्में हम लोग लेकर आ रहे हैं। एंड क्या विकी विद्या का एक सीक्वल भी 100% आएगा, बिल्कुल आएगा। माता रानी ने बुलाया अभी, तो माता रानी को विकी विद्या वहाँ पहुँचेंगे सीडी लेकर। अभी क्या होने वाला है वो सब चीज़ें होंगी फॉर श्योर। तो हाउ मच टाइम डू यू थिंक वी कैन वेट फॉर दिस? एटलीस्ट 2 फिल्म्स, जस्ट आफ्टर दैट। ओके, ग्रेट। हाय, दिस इज राज शांडिल्या और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर।